नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे, ये पूरी सीरीज एक्चुअली यूपीएससी प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आया 1993 से लेके 2016 तक के जो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी पूरी सीरीज देखेंगे। ये सबसे पहला पार्ट है, इसमें आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इंडियन पॉलिटी का एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। कई बार यूपीएससी में भी रिपीट क्वेश्चन हो जाते हैं और जो यूपीएससी वाला ये वीडियो सीरीज है ये बाकी स्टेट पीसीएस और एसएससी सीजीएल के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ही, तो आप लोग सभी लोग देख लीजिएगा इसको। यूपीएससी वाले कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टेट पीसीएस में आते रहते हैं। पूरा इसमें 1993 से लेकर 2016 तक के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले ये पार्ट है, ये पहला पार्ट है सबसे। इसमें 2016 के इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। 6 क्वेश्चन आए थे इसमें। देखिए सभी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को छोड़ के मैंने बाकी सभी में आंसर नहीं लिखा है कि आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। पहले वाले में आंसर लिख गया है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये नेशनल कैंपेन किससे रिलेटेड था? ये सबसे पहला ऑप्शन है कि जो होमलेस होते हैं, डेस्टिट्यूट पर्सन्स होते हैं, उनको लाइवलीहुड ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको लाइवलीहुड ऑप्शंस प्रोवाइड करने के लिए, और या फिर तीसरा है कि जो मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए और ये खत्म करने के लिए जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, और या फिर जो मैला ढोने की प्रक्रिया होती है उसको खत्म करने के लिए, या फिर बॉन्डेड लेबर्स को बॉन्डेज से निकालने के लिए और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जो राष्ट्रीय गरिमा अभियान है ये किस लिए है? ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए है, और जो मैनुअल स्कैवेंजर है, जो मैला ढोने वाले हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए चलाया गया था राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ताकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी कि जो मैला ढोने की ये इसमें है, ये इसमें प्रैक्टिस में है, उनको हटाया जाए और उनके जो वहां से जो भी बंदे जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल के उनको कोई दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड किया जाए, उनको रिहेबिलिटेट किया गया, उनकी लाइफ स्टाइल में उनके लाइवलीहुड के कुछ ऑप्शन दिए जाए। तो पहले का आंसर होगा सी करेक्ट है आंसर। ठीक है, दूसरा अब देखिए इसमें ऑप्शन नहीं दिया मैंने इसलिए कि आप लोग भी ट्राई कर लीजिए। ग्राम न्यायालय के रेफरेंस में इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि ये एज पर दिस एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट द क्रिमिनल केसेस। मतलब कि जो ग्राम न्यायालय है वो सिर्फ सिविल केसेस में सिविल केसेस को सुन सकती है, क्रिमिनल केसेस नहीं सुन सकती हैं। और दूसरा है इसमें कि द एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स एंड रिकॉन्सिलिएटर्स। तो इसमें आपको फाइंड करना है करेक्ट कौन सा है, ट्रू कौन सा है इसमें से। तो अगर आप देखें इसमें तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा वाला एकदम करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा बी। और ये लिखा भी हुआ है सेक्शन 26 अगर आप देखेंगे ग्राम न्यायालय के एक्ट में, तो उसमें लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो ये कंसल्टेशन करके जो ये डीएम होते हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके एक पैनल को अपॉइंट कर सकती हैं, जिसमें सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं विलेज लेवल पे, और भी कई सारे पर्सन्स हो सकते हैं जो ये अपॉइंटमेंट के लिए कंसिलिएटर्स के लिए भी। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, इसीलिए मैंने आपके लिए रख दिया कि आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा विवादित है और इसमें बहुत ही जितनी भी कोचिंग है सभी में लड़ाई भी हो गई थी। इसीलिए लड़ाई क्या मतलब ऐसे कि किसी ने ए ऑप्शन दिया था, किसी ने इसमें डी ऑप्शन दिया है। ए और डी में बड़ा कन्फ्यूजन है। देखिए 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट है कि चीफ सेक्रेटरी को गवर्नर अपॉइंट करता है। इस स्टेटमेंट पे यूपीएससी ने पूरा विवाद भूचाल ला दिया था बिल्कुल। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है चीफ सेक्रेटरी जो है स्टेट का उसका फिक्स टेन्योर होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो दूसरा वाला तो बिल्कुल एग्जैक्ट गलत है वो, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी का कभी भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है। और लेकिन जो पहला वाला स्टेटमेंट है इसमें बड़ा दिक्कत है, और ये अभी तक जो मुझे भी लग रहा है कि जैसे कई सारे सोर्सेज से मैंने देखा है और उस हिसाब से अगर आप देखें इसमें, तो इसका जो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए ही होना चाहिए। ए भी हो सकता है, वैसे डी भी हो सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं चीफ सेक्रेटरी अगर आप स्टेट का देखें तो अपॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नर करता है। देखिए उसको सिलेक्ट तो करता है सीएम, लेकिन अपॉइंट तो कोई भी स्टेट में जितने भी ये सब चीज़ होती है वो गवर्नर ही करेगा। तो इसमें मैं ए के साथ ही जा रहा हूँ ये। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा विवादित था। फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप पढ़ लीजिए ध्यान से कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं पंचायत से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको ये मेंबर ऑफ पंचायत बनना है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 साल। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि पंचायत अगर प्री मेच्योर डिसॉल्व हो गई तो वो उतने ही पीरियड के लिए बनाई जाती है जितना रिमेनिंग पीरियड होता है। मतलब 5 साल में अगर मान लीजिए 2.5 साल से पहले डिसॉल्व हो गई तो जब वो नई पंचायत कंसिडर की जाएगी तो वो 2.5 साल के लिए ही की जाएगी। लेकिन
अब इसमें से बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। पहला वाला तो बिल्कुल गलत है क्योंकि जो मिनिमम एज है वो 21 साल है। दूसरा वाला सही है। तो इसका ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा बी। लेकिन इसमें एक चीज और है कि अगर 6 महीने से पहले इसका, ये 6 महीने से भी कम इसका कार्यकाल बचा है, जो रिमाइंडर पीरियड है, तो फिर इसको नेसेसरी इलेक्शन नहीं है कि मतलब 6 महीने से अगर 5 महीने का मान लीजिए बच गया था, तो फिर जो नई पंचायत होगी वो 5 साल के लिए होगी। ठीक है, तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लीजिएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का लेक्चर मैं बनाऊंगा, अभी इंडियन पॉलिटी का मैंने चालू कर दिया है, लोकपाल वाला बना दिया है पूरा। लोकपाल का बना दिया है एनसीटी दिल्ली आर्टिकल 239 ए 69th अमेंडमेंट एक्ट वाला, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पहला पार्ट बना दिया है। ये सब चीजें बना दी है। अब नेक्स्ट मैं चालू करूंगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें मैं आपको पूरा बता दूंगा सब पार्लियामेंट की जितनी भी लक्ष्मीकांत की समरी है वो पूरी मैं उसमें कर दूंगा। अब ये देखिए इसमें पार्लियामेंट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको करेक्ट फाइंड करना है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम, मतलब पार्लियामेंट किसी भी जो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में है, और लेकिन इसके लिए एक रिजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए। उसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। पहला वाला तो नहीं सही है। ये देखिए राज्यसभा की स्पेशल पावर्स होती हैं, और राज्यसभा में अगर ये 2/3 वाली मेजोरिटी से अगर ये पास कर दिया जाए, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा डी, कि अगर राज्यसभा 1/2 की जितने भी इनके मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उनकी मेजोरिटी से ये पास कर दे कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट में है लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और इसीलिए पार्लियामेंट को उस पर लॉ बनाना चाहिए, तो उस पर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है। तो जो इसका आंसर होगा करेक्ट होगा डी। ये इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली, ये लक्ष्मीकांत की पॉलिटी अगर आप देखेंगे कि पार्लियामेंट भी कॉम्पिटेंट होती है किसी भी स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने के लिए, और इस ऐसे रिजोल्यूशन को कम से कम जो राज्यसभा में लोग हों उनको राज्यसभा में कम से कम 2/3 मेजोरिटी से जो लोग प्रेजेंट हो, मान लीजिए देखिए राज्यसभा में होते तो मैक्सिमम तो हो सकते हैं 250 और इस समय करीबन 233 लोग हैं, तो उनमें से जितने भी प्रेजेंट हैं उनको 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करना है अगर ऐसा रेजोल्यूशन, तब इस सब्जेक्ट पे स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है लॉ बनाने के लिए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको करेक्ट वाला फाइंड करना है। पहला है कि अगर कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा में तो अगर इसको प्रोग्रेड किया जाएगा तो ये लैप्स हो जाएगा। गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कोई भी बिल कभी लैप्स नहीं होता है, सिर्फ नोटिसेज होते हैं। सेकंड वाला है कि अगर कोई बिल पेंडिंग है राज्यसभा में और वो ये पास नहीं किया गया लोकसभा से तो वो नहीं लैप्स करेगा अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई। ये बिल्कुल सही है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाला चैप्टर अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, उसमें मैं पूरा ये सब डिटेल बता दूंगा कि मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल पेंडिंग है और फिर एकदम से ये लोकसभा डिसॉल्व हो गई, फिर राज्यसभा में कोई पेंडिंग था या फिर राज्यसभा में पूरा हो चुका है लोकसभा में पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो इन सब केसेस में क्या क्या हो सकता है वो पूरा मैं डिटेल बताऊंगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप आंसर देखें, पहला वाला बिल्कुल गलत है, सेकंड वाला सही है। इसमें आंसर होगा बी। प्रोरोगेशन को ये जो बिल को ये इफेक्ट नहीं करती है, बस ये जो पेंडिंग नोटिसेज होते हैं वही सिर्फ इसमें ये मतलब लैप्स हो जाते हैं। तो ये 2016 के 6 क्वेश्चंस थे। प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप देख सकते हैं चैनल में जब रेड कलर का जो बटन होता है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में एक टैप होती है, बेल होती है, उसको आप टैप कर देंगे तो आपके पास जो भी मैं कभी भी क्विज करता हूं या फिर पॉलिटी के वीडियो, ये कोई भी लेक्चर अगर हमारा होता है तो आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सबसे पहला पार्ट था यूपीएससी के जो यूपीएससी में प्रीलिम्स में 1993 से लेके 2016 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनका सबसे पहला पार्ट था ये। इसमें हमने 2016 से चालू किया, हम आगे से जाएंगे पीछे की तरफ कि ये आपको थोड़ा सा ट्रेंड पता रहे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें लेटेस्ट आ रहे हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।